हाँ जी, तो लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने क्या बात की थी, पोटेंशियोमीटर के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, राइट। अब इसके हम यूजेस के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर्स, जिसमें पहली एप्लीकेशन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने वाले हैं, और कंपेयर करने का तरीका क्या है, हमें ये पता पड़ जाए कौन ज़्यादा है कौन कम है, और कौन ज़्यादा है, किसका ईएमएफ ज़्यादा है किसका ईएमएफ कम है, उसके लिए हम क्या निकाल लें, रेशियो फाइंड आउट कर लें। तो रेशियो अगर एक से ज़्यादा है या एक से कम है, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा किस किस सेल का ईएमएफ ज़्यादा है, राइट। इसके लिए पहली बात, हमारा एक प्राइमरी सर्किट है, दिस इज प्राइमरी सर्किट, एंड दिस, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा ये सब क्या है, सेकेंडरी सर्किट है। दिस इज व्हाट सेकेंडरी। एक बात समझें कि प्राइमरी सर्किट तो आपको हमेशा तैयार रखना ही पड़ेगा, तभी तो इस पोटेंशियोमीटर वायर में करंट फ्लो होगी, पोटेंशियोमीटर वायर में करंट फ्लो होगी, तभी उस पोटेंशियोमीटर वायर में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तभी पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेंगे, तभी हम सेकेंडरी सर्किट में कनेक्टेड अननोन डिवाइस का पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। यस और नो, बात क्लियर है? ओके। सेकेंडरी सर्किट में आपने वो दो सेल कनेक्ट कर दिए हैं जिनके ईएमएफ को आपको कंपेयर करना है। एक सेल है E1 ईएमएफ का, एक सेल है E2 ईएमएफ का, राइट। अच्छा जी, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले एक्स एंड वाई को कनेक्ट किया। अच्छा, उससे भी पहले कुछ किया, क्या किया, पहले इस की1 को इस की को लगाया, इंसर्ट किया। इस की को इंसर्ट करने का क्या फायदा होगा, जब आप की इंसर्ट करेंगे तो प्राइमरी सर्किट पूरा हो जाएगा और उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। तो key is inserted so that current is established in potentiometer wire, right। इसके बाद क्या किया, नाउ यहां पे हमारे पास एक टू वे की है जिसमें x, y और z ये तीन टर्मिनल्स हैं। अगर इन दोनों के बीच में मैं डॉट इंसर्ट कर दूं, एक डॉट इंसर्ट कर दूं, तो x, y कनेक्ट हो जाएंगे। अगर इन दोनों के बीच में एक डॉट इंसर्ट कर दूं तो y और z कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं एक बार में एक्स वाई को या एक्स वाई को या वाई जेड को कनेक्ट कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, एक्स और वाई के बीच में एक डॉट इंसर्ट कर देता हूं, एक की इंसर्ट कर देता हूं, जिससे ये एक्स और वाई कनेक्ट हो जाएगा। यस, और जब ये एक्स वाई कनेक्ट, क्या किया, नाउ वी कनेक्ट एक्स एंड वाई बाय इंसर्टिंग अ की बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में एक कुंजी लगाकर एक्स और वाई को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, कनेक्ट कर दिया। अब व्हेन jockey is touched at potentiometer wire at J1. Suppose this point is J1. Null deflection is found. और ये हम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में सीख चुके हैं कि जिस जगह पे नल डिफ्लेक्शन मिलता है, जिस जगह पे टच करने पर गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिलता है, करंट फ्लो नहीं होती है गैल्वेनोमीटर से, उस जगह पर, मतलब ए से लेकर और J1 तक, पहली बात तो इसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ, इसको बोल देता हूं L1, ठीक है। और इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर में ए से लेकर J1 तक का पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंडरी सर्किट में लगाई गई अननोन पोटेंशियल डिवाइस के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ये बात की थी ना, यस। अब इस सेल पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ईएमएफ के इक्वल। क्यों, क्योंकि सेल से करंट ना तो ले ही रहे हैं, ना इस सेल से कोई करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि ये तो एक ही सर्किट है ना सीरीज में। तो जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रहा, और जब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रहा उस समय सेल E1 से भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो इस समय सेल के पोटेंशियल डिफरेंस, सेल के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इक्वल टू द ईएमएफ। यस, तो इसका मतलब इसका ईएमएफ ए और J1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो क्या कहूंगा, देन E1 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल बिटवीन ए एंड J1। अच्छा, इसका बैलेंसिंग लेंथ ए से J1 तक की लेंथ कितनी है पोटेंशियोमीटर वायर की, L1।
तो आप क्या कहेंगे, E1 इक्वल्स टू XL1। एक्स कौन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कौन है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो इस पोटेंशियोमीटर वायर की पर यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल कितना, x। तो L1 लेंथ पे पोटेंशियल कितना, x इंटू L1। ये मैंने लिख दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब हम एक्स वाई को डिस्कनेक्ट करके किसको कनेक्ट करेंगे, वाई एंड जेड को। उसके लिए भी क्या करूंगा, यहां पे की इंसर्ट कर दूंगा। की इंसर्ट करने से वाई और जेड कनेक्ट हो गया। अब ये E2 सेल और गैल्वेनोमीटर सीरीज में हो गए। अब कहीं किसी पॉइंट J2 पे नल डिफ्लेक्शन मिला। कहां मिला, किसी पॉइंट J2 पे नल डिफ्लेक्शन मिला। इस J2 की पोटेंशियोमीटर वायर पर लेंथ कितनी है, L2। तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है वो कितनी है, L2। तो अब आप क्या कहेंगे, उस केस में आप कहेंगे null deflection is found at point J2 on potentiometer wire। yes, okay। तो इस समय पे क्या कहेंगे, इस सेल का EMF। तो अब हमारे पास J2 पे क्या मिला, नल डिफ्लेक्शन मिला। तो इस A और J2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल E2 के EMF के इक्वल होगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे E2 इज इक्वल्स टू VA/J2, यानी कि सेल का EMF E2 पोटेंशियोमीटर वायर पे AJ2 के बीच, A और J2 के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। और इसको आप लिख सकते हैं X इंटू L2, यानी कि EMF E2 इक्वल्स टू कितना है आपके पास, XL2। ये इक्वेशन नंबर 2। यस, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो सकता है आपको पता ना भी हो, पर ये तो बताया ना कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो बस पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। यस, अब मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, यानी कि आप लिखेंगे E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू XL1 अपॉन XL2, X से X कैंसिल। तो आपके पास क्या आएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। यस, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दोनों सेल्स के EMF का रेशो L1 अपॉन L2 मिल गया, यानी कि दोनों सेल्स के EMF का रेशो L1 अपॉन L2 की जो वैल्यू होगी, L1 आपको पता है, L2 आपको पता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली L1 और L2 को फाइंड आउट किया है, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट की है। तो आपको दोनों सेल्स का EMF का रेशो मिल जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो E1 ज़्यादा होगा और E2 कम होगा। दोनों सेल्स मतलब इसका रेशो 1 से कम है तो E2 ज़्यादा होगा और E1 कम होगा। तो वी कैन कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स। बोलिए, बात क्लियर है? यस, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या करना है हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल फाइंड आउट करना है। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर, राइट। चलिए, इस बात को करने से पहले हमें 2 बात समझनी पड़ेगी। क्या, व्हाट इज EMF ऑफ द सेल। देखो, पहली बात तो ये, चलो पहली बात तो ये, इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, E माइनस V अपॉन कैपिटल V इंटू कैपिटल R। यस, ये फॉर्मूला हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का पढ़ा था। ठीक, इसी फॉर्मूले को मैं वापस से लिख रहा हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कैन बी रिटन एज E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। बोलो, ये बात क्लियर है? वही फॉर्मूला है, उसमें V से दोनों में डिवाइड किया तो ये आ गया, राइट। यहां पे E कौन है, EMF ऑफ सेल। कौन सा वाला सेल, जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है उस सेल का EMF है। यस, ये बात क्लियर है? ओके। EMF होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस
across the terminals of the cell, potential difference across the terminals of a cell when current is not drawn. Yes, मैं लिख देता हूं, potential difference across the terminals when current is not drawn. जब सेल से करंट ना लें, जब सेल से करंट फ्लो नहीं हो रही है, उस समय उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात क्लियर है? अच्छा, V कौन है यहां पर? V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals when current is drawn. यस, ये बात भी क्लियर है। अब दूसरी बात एक और सुनो। ये वो सेल है जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यस, ओके। तो इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो एक कंडीशन वो जब इस सेल से करंट ड्रॉ नहीं हो रही है, जब इस सेल से करंट फ्लो नहीं हो रही है, उस समय इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किससे फाइंड आउट करेंगे? पोटेंशियोमीटर वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस से। यस, क्लियर है? दूसरी बात, फिर मैं क्या करूंगा, ये जो ये की है, इस की को यहां पे डॉट लगा दूंगा जिससे कि सर्किट कंप्लीट हो जाए, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई आर रेजिस्टेंस यूज करूंगा। उस समय गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। उस समय गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन तो शो करेगा। तो इस गैल्वेनोमीटर से तो करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, बट इस पूरे सर्किट में क्लोजली करंट फ्लो हो रहा होगा। यहां से करंट जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर इधर फ्लो होगा, फिर इधर फ्लो होगा। यानी कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा, बट गैल्वेनोमीटर में फ्लो नहीं हो रहा होगा। यस, इसका मतलब करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इस सेल से करंट फ्लो हो रही है, और इस समय जब इस सेल से करंट फ्लो हो रही है, उस समय इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर वायर से फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या बताएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V की वैल्यू। यस, ओके। तो अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1, व्हेन, अच्छा ये भी छोड़ो, सबसे पहले तो ये बात करें, सुनो, सबसे पहले तो प्राइमरी सर्किट कंप्लीट करते हैं। और प्राइमरी सर्किट कंप्लीट होगा तो इस पोटेंशियोमीटर वायर में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा तभी हम लोग सेकेंडरी सर्किट का कुछ फाइंड आउट कर पाएंगे। यस, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वी इंसर्ट द की in K1 to complete प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम इस की K1 में एक की इंसर्ट करते हैं, डॉट इंसर्ट करते हैं, राइट? ओके। इसके बाद व्हेन की K2 इज ओपन, ये वाली की जो K2 है ये ओपन है। ओपन है इसका मतलब इस रेजिस्टेंस बॉक्स से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, दैट इज नो करंट थ्रू रेजिस्टेंस बॉक्स एंड थ्रू सेल। यानी कि ये वाला सर्किट क्लोज नहीं है तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस पोटेंशियोमीटर वायर पर एक पॉइंट फाइंड आउट करते हैं
फॉर नल डिफ्लेक्शन, लेट्स से दैट पॉइंट इज J1, ठीक है। अब बात क्या थी कि इस सर्किट में तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, गैल्वेनोमीटर में भी डिफ्लेक्शन क्या हो गया, जीरो। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है तो सेल से भी फ्लो होने वाला करंट क्या हो गया, जीरो। यस, और सेल से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल है। यस, IG is 0, so no current even through cell, so potential difference across cell is equals to its EMF। इस समय पे सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल के EMF के इक्वल होगा। यस, ओके, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल is also equals to potential difference on potentiometer wire between A and J1। इस A और J1 के बीच का यहाँ पे जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L1 है, और इस पोटेंशियोमीटर वायर पर AJ1 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, यानी कि EMF के इक्वल है। यस, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि EMF ऑफ द सेल E इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J1, और A और J1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, XL1। क्यों होगा XL1, X कौन है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, और L1 कौन है, बैलेंसिंग लेंथ। यस, यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज X, तो L1 लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज XL1। बोलो बात क्लियर है, ये मेरे पास EMF की वैल्यू आ गई। यस, चलिए अब आगे चलते हैं। क्या, नाउ key K2 is inserted and a suitable, क्या किया, इस की को इंसर्ट कर दिया है जिससे कि सर्किट क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में एक सर्टेन रेजिस्टेंस, एक सुटेबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर यूज किया है। उस समय पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस तरफ फ्लो हो रहा है। Yes, okay. Now current flows through resistance box and cell. Yes, अब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल इज इक्वल्स टू potential difference is equals to terminal potential difference is equals to terminal potential difference, that is V। अब इस जब करंट फ्लो हो रही है उस समय सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि कैपिटल V के इक्वल है। राइट, now we find null deflection point on potentiometer wire। अब हम पोटेंशियोमीटर वायर पे वापस से एक नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढते हैं। तो एक तो हमें पहले मिल गया था, वो पॉइंट तो आपने नाम दिया था J1। अच्छा, एक बात होता है, EMF ज्यादा होता है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, याद दिलाऊं, E माइनस IR इक्वल्स टू V। ये इक्वेशन पढ़ी थी आपने जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे हम, राइट। यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन EMF। तो EMF के लिए बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा थी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बैलेंसिंग लेंथ कम है। फिर से बताता हूं, इस सेल के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा
वो इस पोटेंशियोमीटर वायर पर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ये ज़्यादा होगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी ज़्यादा होगी, ये कम होगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम होगी। जब करंट ले रहे हैं, जब करंट ड्रॉ हो रहा है सेल से, उस समय सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वैल्यू ईएमएफ से कम होती है, तो उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ भी कम मिलेगी, यानी कि नल डिफ्लेक्शन पॉइंट अब कहीं यहां मिलेगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज J2 और उसके लिए जो बैलेंसिंग लेंथ है दैट इज L2। यस और नो? तो अब मैं लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स potential difference across the terminals of cell are equals to terminal potential difference is equals to V and is equals to and it is equals to potential at potentiometer wire between A and J2। यस, ए और J2 के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट? तो क्या लिखेंगे? V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस A एंड J2 एंड दैट इज इक्वल्स टू XL2। तो आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई कितनी? XL2। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। बोलिए बात क्लियर है? ओके, अब आगे चलें। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा आपके पास एक इक्वेशन आई थी E इक्वल्स टू XL1, दूसरी इक्वेशन आई V इक्वल्स टू XL2। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा E अपॉन V इक्वल्स टू XL1 अपॉन XL2, यानी कि E अपॉन V, हाँ जी, X से X कैंसिल हो जाएगा तो L1 अपॉन L2। ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया। और आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 या 4 बोले इसको, चलो 4 बोल देते हैं। अच्छा, इससे पहले वाली इक्वेशन क्या थी? ये, इसको आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, राइट? ओके, और इक्वेशन 3 क्या थी? E अपॉन V इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ये नंबर 5। तो आप क्या कहेंगे? बाय इक्वेशन 4 एंड 5 क्या मिल जाएगा आपको? आपके पास आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू E अपॉन V की जगह लिखेंगे L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। जरा जोर से, ध्यान से, गौर से इसको देखो। क्या देखोगे? नंबर 1, आपने जब इस प्रैक्टिकल को कंडक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ L1 और L2 आपने खुद ने डिटरमाइन किए, फाइंड आउट किए। यस, कैपिटल आर रेजिस्टेंस बॉक्स में यूज रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू आपको पहले से पता है, तो इससे क्या पता चल जाएगा आपको? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस, ओके। हाँ जी, सुनिए, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सबसे पहली बात तो हमें ये समझने की जरूरत है कि कैलिब्रेशन होता क्या है। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो, हमने सीखा था कि गैलोरीमीटर को किस में कन्वर्ट करते हैं? वोल्ट मीटर में, राइट? और वोल्ट मीटर की रीडिंग, आपने एक गैलोरीमीटर लिया जिसमें कोई कुछ भी मार्क नहीं है कि कितनी वोल्ट इसकी रेंज है, कितना वोल्ट ये मेजर करेगा, तो आपने एक नया वोल्ट मीटर बनाया। गैलोरीमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करके आपने एक पर्टिकुलर रेंज का वोल्ट मीटर बनाया, राइट? अब उस पर क्या करना है? आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग का मतलब जब वो फुल डिफ्लेक्शन दे रहा हो तब उसका रेंज के इक्वल उस वहाँ पे लिखा जाए। सपोज 5 वोल्ट रेंज का है तो जब फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है उस वहाँ पे 5 वोल्ट लिखा जाए, जब हाफ डिफ्लेक्शन दे रहा है तो 2.5 वोल्ट लिखा जाए, राइट? जब 20% डिफ्लेक्शन दे रहा है तो 5 वोल्ट का 20% होता है 1 वोल्ट, तो वहाँ पे 1 वोल्ट मार्क किया जाए, है ना? तो नंबर 1,
न्यूली कंस्ट्रक्टेड वोल्ट मीटर की मार्किंग करना भी कैलिब्रेशन कहलाता है। यस। नंबर 2 कि पहले से हमारे पास कोई वोल्ट मीटर है और उस वोल्ट मीटर में कुछ एरर है, तो उसकी एरर को रिमूव करके उसकी एरर को उसमें नई मार्किंग करना भी कैलिब्रेशन कहलाता है। बात समझ में आई? कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर मीन्स मार्किंग on a newly constructed voltmeter or finding error in a voltmeter and remarking its reading, yes, is known as calibration of voltmeter। बात क्लियर है? एक बात ओके, तो मैं लिख देता हूं finding error in the reading of voltmeter or marking the readings on a newly constructed voltmeter is known as its calibration। ये बात क्लियर है? ओके, नंबर 1। नंबर 2, कि K1 is inserted to complete primary circuit and to establish current in it। ये प्राइमरी सर्किट है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आई, इसको मैंने की यहाँ पे की इंसर्ट की तभी करंट फ्लो होने लगा। प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हो गया, उसमें करंट एस्टेब्लिश हो गई, दैट्स इट, राइट। सेकंड काम क्या करने वाले हैं? सेकंड काम अब हम क्या करने वाले हैं, इस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेल कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ है ई नॉट। ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल कौन बताए थे आपको? लैक्लांशियन सेल या डेनियल सेल। तो यहाँ पे लैक्लांशियन या डेनियल सेल कनेक्ट कर दिया है, और जब मैं एक्स और वाई को कनेक्ट करूंगा तो इसके नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन में, जब नल डिफ्लेक्शन होगा तो गैलोमीटर से करंट फ्लो नहीं होगा, उस समय सेल से भी करंट फ्लो नहीं होगा। उस समय सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंसिंग लाइन तक पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। यस और नो? तो स्टैंडर्ड सेल यूज करके अगर हम प्रैक्टिकल कंडक्ट कर रहे हैं तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। यस। तो मैं क्या कर रहा हूं, फॉर दैट एक्स एंड वाई आर connected and एक्स एंड वाई को कनेक्ट किया और पोटेंशियोमीटर वायर पर एक नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट किया। लेट्स से वो जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो कोई जे है, J1 है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे उस समय पे? उस समय पे अब तो सीख ही गए कि सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू ए और J1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके ईएमएफ के इक्वल होगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ए और जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल इसका ईएमएफ होगा। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे ई नॉट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड J1, जिसकी वैल्यू को आप क्या लिखेंगे? एक्स इंटू एल नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। J1 तक का जो बैलेंसिंग लेंथ है उसको मैंने कितना नाम दिया है? एल नॉट। ये बैलेंसिंग लेंथ को मैंने यहां पे बोला एल नॉट। तो आप क्या लिखेंगे? ई नॉट, इससे आपके पास फाइनली क्या आ गया? ई नॉट इज इक्वल्स टू
एक्स एल नॉट, और यहां से आप क्या लिखेंगे, चलो इसको इक्वेशन 1 भी नहीं बोलते अभी तो, इससे आप लिखेंगे x इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल नॉट, ये आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। बोलिए बात क्लियर है? यस। अब इस प्रैक्टिकल को आगे कंडक्ट करते हैं, सुनिए। नाउ एक काम, y and z are connected and तीन काम किए मैंने। नंबर 1, y एंड z को कनेक्ट कर दिया, इसमें डॉट इंसर्ट करके, राइट पहला काम। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस R को यूज किया, यस। और नंबर 3, इस की में यहां पे एक डॉट इंसर्ट कर दिया जिससे कि ये सर्किट भी क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, यस ओके। अब सर्किट, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस, इसमें की इंसर्ट कर दी तो इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे ये पूरा एक करंट फ्लो होगा, यस। क्या होगा, यहां से करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस यूज किया उस पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और उस पोटेंशियल ड्रॉप को कौन मेजर करेगा, ये जो वोल्टमीटर कनेक्टेड है वो वोल्टमीटर इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, यस ओके। लेट्स से वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी है, कैपिटल वी। यहां तक की बात क्लियर है? नाउ null deflection point is found on अब पोटेंशियोमीटर वायर पे हम क्या करते हैं, देखो पहले एक बार नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर चुके हैं, और वो पॉइंट कौन था, वो था J1। वापस से नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट किया, वो पॉइंट है J2, ठीक है। इस बार ये J2 पॉइंट J1 से पहले और J1 के बाद कहीं भी मिल सकता है, क्योंकि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा, यस ओके। क्या कहोगे, पोटेंशियल बिटवीन A एंड J2, A और J2, यहां पे जो बैलेंसिंग लेंथ मिली उसको मैं क्या बोल देता हूं, L बोल देता हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटू एल हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। एंड एक और बात है, इस समय ये A और J2 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसको बता रहा है, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस बॉक्स। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वोल्टमीटर भी मेजर कर रहा है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर पोटेंशियोमीटर वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस के भी इक्वल है, यस और नो। तो आप क्या कहेंगे, एंड क्या potential difference between A and J2 is also equals to potential across resistance box। तो आप क्या कहेंगे, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस बॉक्स, V डैश से रिप्रेजेंट करेंगे किसको, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस बॉक्स को आप V डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, VAJ2 के इक्वल है, तो V डैश इक्वल्स टू XL हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बोली बात क्लियर है? और बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कहाँ है, ये रही, ये इक्वेशन 1 है, कौन सी, ये वाली। तो आप क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 स्मॉल x इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल नॉट। तो इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में पुट करूंगा, तो मेरे पास तो क्या आ गया, v डैश इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल नॉट
इंटू एल, ये आपके पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, क्योंकि ये रीडिंग बाय द पोटेंशियोमीटर है। यस और नो? तो ये क्या हो गया, दिस इज, आपके पास क्या क्या आ गया मैं आपको बताऊं। ये मैंने लिखा पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस बॉक्स मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। सुनो, इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये वोल्टमीटर भी रीड कर रहा है, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपने पोटेंशियोमीटर वगैरह से भी फाइंड आउट कर लिया। यानी कि एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वो तो पोटेंशियोमीटर वायर से कैलकुलेट कर लिया, और इस वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी है वो आपको पहले से पता है। यस, तो क्या कहेंगे आप, अब एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, सो एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर कितना आ जाएगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू वी माइनस वी डैश, डेल्टा वी इक्वल्स टू वी माइनस वी डैश की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं कितना, ई नॉट अपॉन एल नॉट इंटू एल से। यस, आपके पास रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर भी है, आपके पास रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर भी है, आपके पास वोल्टमीटर की रीडिंग में होने वाली एरर की वैल्यू भी है। आपको क्या करना है, आपको यहां पे एक कैलिब्रेशन कर्व खींचना है। देखो जी, फिर से समझाता हूं। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स था इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दोगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वोल्टमीटर भी बताएगा, और हम इस एक्सपेरिमेंट को फिर से कंडक्ट करके इस एल की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। उससे हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर से रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और इससे एरर की भी डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, सेम एक्सपेरिमेंट को एटलीस्ट 5 बार रिपीट करना है, और 5 सेट ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और 5 सेट ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू को बार बार चेंज करेंगे। यस और नो? बात क्लियर है? ओके, एंड देन ड्रॉ कैलिब्रेशन कर्व फिर कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट कर लें। कैलिब्रेशन कर्व कैसा होता है, इधर आप लेते हैं डेल्टा वी यानी कि एरर इन द रीडिंग, इधर आप लेते हैं वी कौन है, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, और इन 5 सेट ऑफ वैल्यूज को आप ऐसे मार्क कर लेते हैं। एरर इन द रीडिंग पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, राइट। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये लीजिए। बोलिए, बात क्लियर है? फिर से एक बार सारी बात समझते हैं। मैंने ये कहा कि मुझे वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन करना है। वोल्टमीटर के कैलिब्रेशन का मतलब है किसी वोल्ट की रीडिंग में एरर फाइंड आउट करना, या और एक नया जो वोल्टमीटर बनाया है उसकी रीडिंग को उस पर मार्क करना, राइट। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा करने के लिए मैंने ये सर्किट डायग्राम बनाया। इस सर्किट डायग्राम में मैंने सिर्फ एक्स और वाई को कनेक्ट किया, एक्स और वाई को कनेक्ट करके नल डिफ्लेक्शन पॉइंट J1 फाइंड आउट किया। उस समय सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि सेल का ईएमएफ ए और J1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ये मैंने स्टैंडर्ड सेल लिया है। स्टैंडर्ड सेल कब लेते हैं, इन केस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सएल नॉट। देखो, ई नॉट इक्वल टू एक्सएल नॉट, जिससे क्या आ गया, एक्स की वैल्यू यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। बोलिए, ये बात क्लियर? ओके। फिर आपने क्या किया, अब आपको वोल्टमीटर की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। तो वोल्टमीटर की रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये नीचे वाला सर्किट है उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे की इंसर्ट कर दी। की इंसर्ट करी तो इसमें करंट फ्लो होने लगा। रेजिस्टेंस बॉक्स में एक सुटेबल रेजिस्टेंस यूज किया तो इसमें करंट फ्लो होने लगी। करंट फ्लो होने लगी तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो उसको किसने रीड करना शुरू किया, वोल्टमीटर ने। तो वोल्टमीटर की रीडिंग आ गई। अब वोल्टमीटर की रीडिंग में एरर फाइंड आउट करने के लिए इस रेजिस्टेंस बॉक्स के क्रॉस एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहिए,
और एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब आपने यहाँ पे y और z को कनेक्ट किया और नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट किया। नल डिफ्लेक्शन के केस में इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियोमीटर वायर पर a एंड J2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। बोलिए हाँ या ना? बस अब आगे हमने ये कर लिया, क्या a और J2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस बॉक्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। इससे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया और v डैश यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस को v डैश से बोल रहा हूं, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, xl के इक्वल। x की वैल्यू पुट करो और एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा, उससे एरर फाइंड आउट हो जाएगी। और एरर फाइंड आउट होने के बाद में हम क्या करेंगे, एक कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट कर लेंगे। बोलिए ये बात क्लियर है क्या? यस। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब पहली बात, इस सर्किट में अमीटर कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर हटा के। वोल्ट मीटर कहां कनेक्ट होता है? रेजिस्टेंस के पैरेलल में। और अमीटर कहां कनेक्ट होता है इस सर्किट में? सीरीज में। तो यहां पे मैंने सीरीज में क्या कनेक्ट कर दिया, एक अमीटर कनेक्ट कर दिया। ये बात क्लियर है। दूसरी बात, यहां से रेजिस्टेंस बॉक्स हटा दिया और रेजिस्टेंस बॉक्स हटा के उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, 1 ओम का फिक्स रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। क्यों कनेक्ट कर दिया? सुनो, आप अभी तक लिख रहे थे वी डैश को मुझे क्या लिखना चाहिए, आई डैश इंटू आर, यानी कि इसके अक्रॉस जो रीडिंग पोटेंशियोमीटर से जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा उसको क्या लिखोगे, आई डैश इंटू आर। आई डैश कौन है? इसमें फ्लो होने वाली करंट, इसमें फ्लो होने वाली करंट आई डैश। और अगर इफ आर इज इक्वल टू 1 ओम हो तो ये कितना आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, वी डैश इज इक्वल टू आई डैश इंटू 1, यानी कि आई डैश की वैल्यू ही वी डैश के इक्वल हो जाएगी। बोलो ये बात क्लियर है क्या? यानी कि इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू, क्योंकि ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो इस 1 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। और पोटेंशियोमीटर तो क्या करता है, सिर्फ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करता है। यस और नो? चलिए अब इसको वापस से शुरू से बात करते हैं। पहली बात, पहला हमने प्राइमरी सर्किट को कंप्लीट कर लिया K1 में एक की इंसर्ट करके, राइट। फिर आगे चलते हैं। X and Y are connected and null deflection is found on पोटेंशियोमीटर वायर। इन दोनों को कनेक्ट करके यहाँ पे एक नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, उस नल डिफ्लेक्शन पॉइंट का नाम दिया J1। तो उस केस में क्या होगा, इस सेल के अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस, सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नल डिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा, ईएमएफ के इक्वल, तो ई नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्सएल नॉट। क्यों आ जाएगा एक्सएल नॉट? क्योंकि यहाँ से ये जो टोटल डिस्टेंस आपने ली है ये एल नॉट के इक्वल ली है। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ई नॉट बाय एल नॉट। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। नाउ एक्स एंड वाई आर disconnected and Y and Z are connected and key is inserted in K2। इसमें K2 में की इंसर्ट कर दी जिससे कि इसमें करंट फ्लो हो, और यहाँ पे Y X एंड Y को हटा दिया, एक्स एंड वाई को हटा दिया और वाई एंड जेड को कनेक्ट कर दिया। यस। और इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया। फिर क्या किया,
null deflection point is found on potentiometer wire for potential difference across 1 ohm resistance. इस 1 ohm रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए इस पोटेंशियोमीटर वायर पर फिर से एक नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट किया एंड लेट्स से दिस इज द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट जिसका नाम मैंने दे दिया J2 और इसकी यहां से बैलेंसिंग लेंथ जो है वो कितनी है L है और इस समय 1 ohm रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये AJ2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो क्या कहूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ohm रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू x इंटू एल, ये इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 ये रही 2 ये रही, इसमें से x की वैल्यू पुट करो तो v डैश इक्वल्स टू कितना आएगा E नॉट अपॉन L नॉट इंटू L के इक्वल। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। यस, एक बात आपने कहा था v डैश इक्वल्स टू I डैश इंटू R की वैल्यू है 1 ओम, तो I डैश की वैल्यू ही किसके इक्वल हो जाएगी, v डैश के इक्वल। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या हो जाएगा, जो v डैश की वैल्यू वही I डैश की वैल्यू है, तो आपके पास क्या आ जाएगी I डैश इक्वल्स टू E नॉट अपॉन L नॉट इंटू L, यानी कि ये क्या आ गई वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 1 ohm resistance using पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को यूज करके हमने 1 ohm रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यस, चलिए फिर आगे देखो जी, रीडिंग ऑफ अमीटर, उसको मैं क्या बोल देता हूं आई। भाई जो इससे करंट फ्लो हो रहा है उसकी एक रीडिंग तो अमीटर बता ही रहा है, दूसरी रीडिंग आपने पोटेंशियोमीटर को यूज करके फाइंड आउट कर ली, तो आप क्या कहेंगे, तो एरर इन द रीडिंग ऑफ अमीटर कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा डेल्टा आई इक्वल्स टू आई माइनस आई डैश। तो यहां से आपने एरर फाइंड आउट कर ली, फिर क्या बनाएंगे, आप कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट कर लेंगे, इधर डेल्टा आई इधर आई, ये आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिले, इससे आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया। ये हमने कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट कर लिया, राइट। तो हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में अब तक सारी की सारी बातें कर ली हैं। हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मेजर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट पार्ट बच रहा है, कौन सा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे 1-2 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो जाए। बात क्लियर है जी। आपको जो भी डीपीपीज दी गई हैं वो सारी की सारी डीपीपीज सॉल्व कर लें, क्योंकि चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक एक करके सारी डीपीपीज आपको से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।